लेकिन आरे की क्या जरूरत पड़ सकती है? ये सब न पूछो, बेकार वक्त जाया हो रहा है। महमूद, तुम भी इनके साथ चले जाओ, जल्दी करो भाइयों। देखते ही देखते सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं। वो रहा पुल। पहरेदारों के अंदजान भाग जाने की बात एक ताहिर ही को मालूम थी। दुश्मन को भी इसका इल्म था, इसीलिए फौरी इक़दामात की जरूरत थी। अगली सुबह ही को तो दुश्मन का लश्कर पुल पार करने वाला था। ताहिर ने अपने अहबाब को पुल के करीब ही एक ऊंचे दरख्त के पास रोक दिया। हमें कुछ खोना नहीं है बरादराने अजीज। बेगों और सिपाहियों ने हमें बेसहारा छोड़ दिया है ताकि दुश्मनों के घोड़े हमें रौंद डालें। मैं उसी कहावत को दोहरा रहा हूं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। किस्मत ने हमारा साथ दिया तो हम अपने अजीजों रिश्तेदारों समेत बलाए अजीम से बच निकलेंगे, क्योंकि नए पुल की तामीर और वो भी हमारे कवासाई जैसे दरिया पर कोई हंसी ठट्ठा नहीं है। लेकिन इत्तफाकन अगर किस्मत साथ ना दे तो हमें अपनी जबानें सी लेनी चाहिए। हम सबको अंजाम खा कुछ भी हो क्यों ना हो, हम कसम खाते हैं, महमूद ने अज़्मो यकीन के साथ कहा। हम में से अगर कोई भी ये राज फाश करे तो वो अपने बाप का बेटा नहीं। ये सबसे बुरी गाली थी, सबसे ज्यादा शर्मनाक बात। आमीन आमीन। सबने मुंह पर हाथ फेरे और यके बाद दीगरे पुल पर चढ़ गए। ताहिर 40-50 कदम चलने के बाद पुल के वस्ती हिस्से में आग लगाने का इरादा रखता था। वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उनका खुद को गैर महफूज तस्वर करने का एहसास भी बढ़ता जा रहा था। दोनों जानिब खुले पानी की मौजूदगी के बायस पुल के ऊपर किनारे की बनिस्बत ज्यादा उजाला था। कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था। दुश्मन के हरावल दस्ते के किसी भी तीरंदाज के लिए वो बहुत अच्छा निशाना साबित हो सकते थे। ये और भी बुरा हुआ कि आरे से जिसे नज्जार संभाले हुए था, ताहिर की कुल्हाड़ी टकराई और जोरदार आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। नौजवान घबरा के ठहर गए और कुछ देर तक तारीकी में हमतन गोश खड़े रहे। खैर हुई कि बेशुमार मेंढक मुसलसल टर्राए जा रहे थे। ताहिर, अब हमें आगे न बढ़ना चाहिए, महमूद ने चुपके से कहा। तुमने ये भी सोचा है कि इधर से वो लोग आ गए तो हम क्या करेंगे? हम में से किसी एक को पुल के दूसरे किनारे पर पहुंच जाना चाहिए। सुनो उमरजाक, तुम उस किनारे पर जाकर पहरा दो। अरे डरो नहीं, वो लोग यहाँ से अभी बहुत दूर हैं। बूंदाबांदी तेज हो गई और इसकी ओट में दूर जलते हुए अलाव ओझल हो गए। अब उन लोगों को दुश्मन नहीं देख सकते थे। ये खासा लंबा पुल 3 24 सुतूनों पर टिका हुआ था। ताहिर ने जंगले पर से झुककर नीचे देखा। वो रहा दरिया के दूसरे किनारे वाला पहला सुतून। उसने उमरजाक के सिवा, जो आखिरकार पुल के दूसरे सिरे पर जाकर पहरा देने की जगह खड़ा हो गया था, सबको उसी जगह रोक लिया। ताहिर ने उन लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर तैनात करके हिदायत की कि कुल्हाड़ियों से लकड़ियों की ऊपरी नम सतह को छीलकर खुश्क सतह पर फौरन ठेलिया से तेल छिड़क दें। वो खुद छट्टियों को भीगने से बचाने की कोशिश करता हुआ चकमाक से चिंगारियां निकालने लगा। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार सोख्ते ने आग पकड़ ली और तल्ख धुएं की बू फैल गई। रोगनगर ने, जो ज्यादा मुस्तैद था, फौरन ही छट्टियां जला ली। ताहिर ने पुराने सन में, जिसे वो रास्ते भर अपनी बगल में दबाए रहा था, आग लगा दी। हल्की हल्की आग धीरे धीरे पुल के तख्तों पर फैलने लगी, लेकिन इतने में हवा का झोंका आया और बारिश के कतरों से ये आग धीमी सी छनछनाहट पैदा करती हुई बुझ गई। तेल बिल्कुल बेकार है, जलता ही नहीं, महमूद बुड़बुड़ाया। बारिश जो हो रही है, रोगनगर ने सफाई पेश की, यही क्या कम है कि ऐसा तेल भी मिल गया। खामोश, ताहिर ने चुपके से कहा। सोख्ते को सुलगने दो। ताहिर ने जल्दी जल्दी 2 पटकों को जोड़कर रस्सी की तरह बटा और एक सिरे को अपनी कमर में बांधने के बाद दूसरे को जंगले में बांध दिया। फिर वो जंगले से नीचे लटक गया और पैरों से पुल के सुतून को टटोल कर आड़े शहतीर पर खड़ा हो गया। उसने शहतीर पर, जहां बारिश का पानी नहीं पहुंच रहा था, छट्टियां रखी, उन पर तेल छिड़का और आग लगा दी। लकड़ी तेजी से जल उठी, लेकिन इतनी ही तेजी से बुझ भी गई, क्योंकि हवा के झोंकों से जलती हुई छट्टियां आड़ के नीचे पानी पर बिखर गईं। ताहिर उछलकर दोबारा पुल के ऊपर आ गया और जल्दी से कुल्हाड़ी थामकर जुनूनी कैफियत के साथ जंगले को काटने लगा। अरे ठहरो भी ताहिर, इससे आखिर हासिल क्या होगा? महमूद चीख उठा। बेहतर होगा कि कुल्हाड़ी मुझे दे दो। जरा देखो तो ये तख्ते कीलों से जुड़े हुए हैं, हम इन्हें उखाड़ फेंकेंगे, शायद इसी तरह काम बन जाए। अंधेरे में कीलें नजर नहीं आ रही थीं, लेकिन महमूद टटोल टटोल के तलाश कर लेता था। उन दोनों ने मिलकर जूं तूं पुल के एक बहुत बड़े और मोटे तख्ते को, जो आड़ा जुड़ा हुआ था, उखाड़ लिया, लेकिन दूसरे तख्ते को उखाड़ने की ताकत न रही। आरे से काटो ना भाई,
महमूद ने कहा, और वो लोग आरे से जुड़े हुए तख्तों को काटने लगे। ऐसी जल्दबाजी भी क्या? ताहिर ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 5-6 तख्ते निकाल लें तब भी जो शगाफ बनेगा उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। क्यों? हम इतना चौड़ा शगाफ बना देंगे कि पुल पर से घोड़े और अराबे न गुजर सकेंगे। लेकिन कोई भी नज्जार जरा ही देर में पुल की मरम्मत कर देगा। तुम्हारे ख्याल में दुश्मन के पास नज्जार नहीं है क्या? नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। लगता है हम लाहासिल काम में उलझ बैठे। नौजवान रोगन गर ने उदासी के साथ एतराफ किया। महमूद झल्ला उठा, तो फिर आओ शहतीरों को काट दें। ये शहतीर काहे को हैं? पूरे के पूरे तने हैं। तुम मजाक कर रहे हो क्या? कितने मोटे हैं, इन्हें कैसे काटा जा सकता है? काट डालेंगे। ताहिर को भी जोश आ गया। जवानों की 2 जोड़ियों ने बारी बारी आरे से पुल के आड़े शहतीरों को काटने का सिलसिला शुरू कर दिया। तेज बारिश नहीं हुई थी, लेकिन गर्म गर्म सी फुवार अब भी पड़ रही थी। पानी के कतरे काम करने वालों के पसीने में शामिल होते रहे और उनके कपड़े पूरी तरह भीग गए। आरा चलाने वाले शहतीरों को 2-2, 3-3 जगहों पर काट के उनके हिस्सों को कमजोर कर देना चाहिए था, जहां वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन उनमें से किसी के भी जहन में यह ख्याल न आया कि अगर वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे तो तख्तों और शहतीरों के साथ ही साथ खुद भी तुंदो तेज कवसाए में जा गिरेंगे। बहरहाल जैसी कि उन्हें उम्मीद थी, पुल न गिरा। वो कुछ दूसरी बड़ी बड़ी कीलों, शहतीरों और उन पर लिपटे हुए रस्सों के सहारे टिका हुआ था। ताहिर और महमूद एक बार फिर कुल्हाड़ियां चलाने लगे। इतने में पुल एक जगह पर अचानक चुरमुराया। इसमें कुछ लर्जिश सी पैदा हुई, लेकिन जूं का तूं खड़ा रहा। बहुत हो चुका। महमूद जो थकन से चूर चूर था कह उठा, इसे गिराना हमारे बस की बात नहीं है। भाड़ में जाए कमबख्त, ताहिर ने कहा और जंगले को फिर काटने लगा। उसी लम्हे पुल के दूसरे किनारे से उमरजाक भागा भागा उन लोगों के पास आया। रोक दो, इस तरह खटखट न करो। लगता है दुश्मन का लश्कर आगे बढ़ रहा है। तुमने देखा है? मुझे आवाजें सुनाई दी हैं। सवार हो जाओ, सफबंदी करो। इसका मतलब है कि वो लोग यहाँ पहुंचने को हैं। जल्दी ना करो, आरे को उठा लो, यहाँ कोई चीज छूटने ना पाए। ताहिर ने तहकुमाना लहजे में कहा और तख्तों के टुकड़ों और बची कुची छट्टियों को उठाकर पानी में फेंक दिया। रात भर के थके मांदे 5 नौजवान अपनी कोशिशों में नाकामी के एहसास के साथ अपने घरों को रवाना हो गए। मशरिक में सफेदा सहर नमूदार हो रहा था। दुश्मन के लश्कर ने सहरी का वक्त गुजर जाने के बाद कूच किया। हरावल दस्ता सुबह के झटपटे और कोहरे में ही पुल पर पहुंच गया था। मूसलाधार बारिश उस जगह नहीं बल्कि पहाड़ों पर हुई थी, इसलिए कवासाए के पानी की सतह काफी बुलंद हो गई थी और इसके बहाव में तेजी और तुंदी पैदा हो चुकी थी। हरावल दस्ते के घुड़सवारों ने, जिनकी तादाद ज्यादा न थी, एक कतार की शक्ल में पुल को बआसानी पार कर लिया। बाद में आने वाले दस्ते एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई कतारों में पुल की सारी चौड़ाई को घेर कर उसे पार करने लगे। सिपाहियों ने अपने माले गनीमत को ऊंट गाड़ियों पर लाद रखा था। घुड़सवारों, पैदल सिपाहियों, अराबों और ऊंटों का ये अंबो धुएं जैसे कोहरे और आफताब की बिखरती हुई सुर्खी में किसी सैले स्याह की तरह पुल के ऊपर फैल गया। इतने में वो पूरा सुतून जिस पर रात में कवा के नौजवानों ने आरा चलाया था, चुरमुराता हुआ गिर गया। एक और बात यह हुई कि तख्तों के दरमियान वाले शगाफ में किसी घोड़े का अगला सुम फंस गया, जिसे निकालने की कोशिश में वो हिनहिनाने और उछलने लगा। ये सूरत हाल कुछ यूं अचानक पेश आई थी कि सवार जीन पर संभल न सका। पीछे से आते हुए घोड़ों के सुमों तले आ गया। पुल के अगले हिस्से के तख्तों की चुरमुराहट और गिर जाने वाले सवार की दिलदोज चीखों से घोड़े भड़क उठे, पीछे की तरफ हटे और अफरा तफरी में सफेद दरहम बरहम हो गए। इसी इसना में पीछे वालों का दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा था। रास्ता बंद हो जाने की वजह से लोगों के आगे बढ़ने का सिलसिला रुक गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुल पर चढ़कर आने वालों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। आखिर पुल का वो हिस्सा मुहीब गड़गड़ाहट के साथ ढह गया। घोड़े, इंसान, अराबे और तख्ते दरिया का शिकार हो गए, जिसके पानी की सतह बुलंद होकर आड़े शहतीरों को तकरीबन छूने लगी थी। जो लोग पुल पर बच रहे उन्होंने वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन पीछे से वो सिपाही धक्के दे रहे थे जिन्हें इस वाक़े से अभी तक बेखबर सिपासालार अपने किनारे से आगे रवाना किए जा रहा था। इस धक्कम पेल के नतीजे में लोग दरिया में गिरने लगे। बदहवासी की चीखें नई अमवात की दास्तान सुनाने लगी।
पुल के ज्यादातर हिस्से में जंगले बाकी न रह जाने की वजह से और भी ज्यादा अफराद दरिया में गिर रहे थे। लदे फंदे एक दूसरे से बुरी तरह फंसे हुए अराबों ने रास्ता रोक रखा था। सिपाही और गाड़ियां उनसे टकरा टकरा कर किनारों की तरफ लुढ़कते और जंगले के बचे हुए हिस्सों को जोरदार आवाजों के साथ तोड़ते हुए नीचे गिर जाते। कुछ सिपाहियों ने चाबुक मार मार कर अपने लिए राह बनाने की कोशिश की। कुछ बेगों ने भगदड़ का सिलसिला खत्म करने के इरादे से तलवारें भी निकाल ली, लेकिन गिरने वालों के रेले ने अपने साथ ही साथ उन्हें भी दरिया में पहुंचा दिया। पुल पर भीड़ भाड़ बढ़ती गई, मरने वालों की तादाद में इजाफा होता गया। समरकंद के हुक्मरान सुल्तान अहमद को इस सानहे से मुत्तला किया गया तो उसने दरिया में बहते हुए लोगों को बचाने के लिए अपने मुहाफिज दस्ते के सिपाही भेजे। ये गलत इकदाम था। सिपाही सरकंडों में घुसते घुसाते दरिया के नजदीक पहुंचे तो दलदल में फंसने लगे। अब खुद उनकी जानें बचाने का मसला उठ खड़ा हुआ। कुछ को तो कमंदे फेंक कर बाहर घसीट लिया गया, लेकिन ज्यादातर सिपाहियों को दलदली जमीन निगल गई। दलदली जमीन पुल के ऊपर से गिरने वाले उन सिपाहियों को भी निगल गई जो तैराक होने की बदौलत बहाव से निकलकर पुरफरेब किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। दरिया का धारा और किनारे का दलदली इलाका परियों की कहानियों के देवों की तरह इंसानों, घोड़ों और ऊंटों को निगलते जा रहे थे। दरिया में डूबते और दलदल में धंसते हुए सिपाहियों की चीखें एक दूसरे में जम होती जा रही थी। शिकस्ता पुल के ऊपर भी रौंदे कुचले हुए बहुत से अफराद की लाशें पड़ी हुई थीं। 2-3 घंटों के अंदर ही अंदर शाह समरकंद सुल्तान अहमद उससे कहीं ज्यादा फौज गंवा बैठा जितनी जंग के आगाज से अब तक गंवा चुका था। और फिर ये कि हादसे का सबब भी किसी को मालूम न था। बाद में बिल्कुल फितरी तौर पर लोग कहने लगे कि अल्लाह ने अपना ताजीरी हाथ फरगाना की हिमायत में उठाया था। अहले क़वा अपने घरों की छतों और दीवारों पर से दुश्मन के सिपाहियों को लुक़मा अजल बनते देख रहे थे, जिसका सिलसिला सुबह से दोपहर तक जारी रहा। बहुत से लोग दिल ही दिल में दुआ मांग रहे थे कि दुश्मनों पर यह कहरे खुदा और काफी देर तक नाजिल होता रहे। कुछ लोग अफसोस भी कर रहे थे कि कैसे कैसे बांके जवान दरिया में डूबते दलदल में धंसते जा रहे हैं। ताहिर ने गुज़श्ता शाम को पुल से मुताल्लिक अपने मंसूबे का अपने मामों से इशारों इशारों में तज़किरा किया और अलस सबा ये भी बता दिया कि मंसूबे को आखिर तक अमली जामा पहनाने में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। दिन में पुल पर जो कुछ हो रहा था उसे फजलुद्दीन ने घर की छत से देखा तो सीढ़ी से जल्दी जल्दी नीचे उतरकर सबसे पहले ताहिर को इशारे से इहाते के कोने में बुलाया। अपने अहबाब से कह दो तुम सबको फौरन ही रोपोश हो जाना चाहिए। क्यों मामू जान? पुल उसी जगह टूटा है जहां तुम लोगों ने आड़े शहतीरों को काटा था। तुम लोग पुल को नजरे आतिश कर देते तो भी दुश्मन को इतना नुकसान न झेलना पड़ता। मुरम्मत के बाद लश्कर इसे पार कर लेता, लेकिन दाम में फंसाने की इस कार्रवाई के बाद ये अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल ना होगा कि ये सोची समझी साजिश थी। और साजिश भी कैसी महारत की। वो लोग पुल की मरम्मत करके यहाँ पहुंचेंगे और तुम सबको कत्ल कर देंगे, साथ में हमें भी। तो क्या वो लोग अब भी दरिया के किनारे पर मौजूद हैं? उनके गश्ती दस्ते तो दरिया के उस किनारे पर भी पहुंच चुके हैं, मैंने खुद देखा है। बातों में वक्त जाया ना करो, फौरन कार्रवाई करो। जाके सरकंडों में छुप जाओ, उजलत से काम लो। ताहिर ने अपने अहबाब को मामू के मशवरे से बाखबर कर दिया। अपने साथ रस्सियां और दरांतियां ले लो, रास्ते में कोई पूछे तो कहना कि लकड़ी काटने जा रहे हैं। 2-3 दिनों के लिए खाना साथ ले लेना। इस तरह 5 नौजवान यके बाद दीगरे सबकी नजरों से छुपते छुपाते गांव से चले गए। उनकी मुलाकात तकरीबन एक नाकाबिले गुजर मुकाम पर कहीं जाकर हुई। इसी असना में दुश्मन के गश्ती दस्ते ने अलेक बाशी को ढूंढ निकाला और उसकी मदद से क़वा के तमाम नजारों और बाज दहकानों को इकट्ठा करके पुल की मुरम्मत के लिए पकड़कर ले गया। दरिया के दूसरे किनारे के सिपाही शहतीर और तख्ते घसीट घसीट कर लाने लगे। काम पर तलब किए जाने वालों में ताहिर का बाप भी शामिल था। उसे मालूम था कि उसका बेटा रात में कहीं चला गया था और अलस सबा वापस लौटा तो थकन से चूर था। एक नज्जार ने ताहिर के बाप को आरे के निशानात दिखाए, लेकिन आखिर जिक्र ने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने की ताकीद की। इस बारे में एक भी लफ्ज मुंह से न निकालना। दुश्मनों को भिनक भी लग गई तो क़वा को जला के खाक कर दिया जाएगा और हमारे सर भी सलामत न रहेंगे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। पुल की मुरम्मत के दौरान पूरे 2 दिन किसी भी नज्जार ने मुंह न खोला। दुश्मन के लश्कर ने बाआसानी पुल को पार कर लिया। सबसे आखिर में सुल्तान अहमद अपने मुहाफिज दस्ते के साथ पुल पर से गुजरा और क़वा में क़याम किए बगैर ही आगे बढ़ गया। अराबों पर लदे भारी सामान, ऊंटों और लश्कर के एक हिस्से को दरिया के दूसरे किनारे पर ही छोड़ दिया गया। गुज़श्ता 2 दिनों में दुश्मन ने अपने मंसूबे को शायद कुछ बदल दिया था। ताहिर को जंगल में जरा भी सुकून न मयस्सर हुआ। वो राबिया की तरफ से मुसलसल तशवीश में मुब्तला रहा। वो जानता था कि वालिदैन अपनी बेटी को गैरों की निगाहों से बहरहाल छुपाए रखेंगे,
لیکن وہ سوچتا تھا ایسے میں جبکہ دشمن کے سپاہی قدم قدم پر موجود ہیں، مخبر ٹو لیتے پھر رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان فکروں کے ساتھ ہی ساتھ تیسرے دن نوجوانوں کی غذائی اشیاء بھی ختم ہو گئیں۔ اب انہیں گھروں کو واپس جانے کا فیصلہ کرنا تھا۔ طاہر نے شام ہی کو خشک سرکنڈوں کا ایک گٹھا تیار کیا جسے لاد کے روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ پھاٹک اندر سے بند ہے تو اس نے ایک شگاف سے، جس کا صرف اسی کو علم تھا، ہاتھ اندر ڈال کے زنجیر کھول لی۔ دھندلکے میں اس کی نظر فضل الدین پر پڑی جو سائبان کے پاس کھڑا اپنے عرابے کے پہیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے طاہر کے کندھے پر سرکنڈوں کا گٹھا لادے اندر آتے دیکھا تو ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف لپکا۔ امن میرے بھانجے، امن قائم ہو گیا، مبارک ہو۔ تو جنگ ختم ہو گئی؟ خدا کا شکر ہے ختم ہو گئی۔ طاہر نے گٹھے کو زمین پر گرا دیا۔ ماموں نے اسے گلے سے لگا کر گرم جوشی کے ساتھ چپ کے کہا، تم لوگوں کی شجاعت رائے گاہ نہیں گئی۔ طاہر جان، سنا ہے شاہ سمرقند نے خود ہی جنگ بندی کی پیشکش کی۔ قواسائے میں اتنے زیادہ سپاہیوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے بعد اس کا دماغ درست ہو گیا۔ پھر اس نے طاہر کے قوی شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بات جاری رکھی، بہت اچھا ہوا، بہت ہی اچھا۔ یہ اتنے سارے عقل مند بیگ جو ہے نا، وہ دشمن کا بال بھی بیکا نہ کر سکے، اور تم جیسے دلیروں نے کمبختوں کو پسپا کر دیا، دہقانوں، دستکاروں، نجاروں، اور کس نے؟ ہاں، روغن گر نے بھی۔ فضل الدین نے زوردار قہقہ لگایا اور طاہر کو اپنے گرفت سے آزاد کر کے اس کے چہرے کو پرمسرت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، دہقانوں، دستکاروں اور تم جیسوں کو متکبر بیگ، قلی کباڑی کہتے ہیں، لیکن یہ قلی کباڑی نہ ہوتے تو ان بیگوں کو مصیبت سے بھلا کون نجات دلا سکتا تھا؟ کون؟ ارے مامو جان، خود ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا شاندار نتیجہ برآمد ہوگا۔ یہ بھی بہت اچھا ہوا کہ آپ یہاں آ گئے تھے، اگر آپ نہ آئے ہوتے تو شاید یہ ترکیب مجھے سوجی نہ ہوتی۔ ارے واہ، تم نے بھی بات کا رخ کتنی خوبصورتی سے موڑ دیا بھانجے، ساتھ ہی مجھے بھی آسمان پر چڑھا دیا۔ فضل الدین ہیجانی انداز میں جلدی جلدی، کبھی دھیمی تو کبھی بلند آوازیں، تو کبھی بلند آواز سے باتیں کیے جا رہا تھا، گویا اب بھی کوئی خطرہ لاحق ہو۔ مامو جان، تو کیا وہ لوگ اب بھی قوا میں موجود ہیں؟ طاہر نے پوچھا۔ ہاں، فوج کی آمد جاری ہے، گشت بھی نہیں ختم کیا گیا۔ ان کے حکمران اندجان سے 7 فرسخ کی دوری پر جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا اور واپس لوٹ گیا۔ اس کے محافظ دستے کا ایک حصہ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکا ہے، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ باقی دستہ اس کے ساتھ ہے کہ نہیں، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پر وہ یہاں پہنچنے ہی والا ہے۔ ہمیں پہلے ہی کی طرح چوکس رہنا چاہیے طاہر جان، دشمن پیچھے ہٹنے لگتا ہے تو خاص طور سے خطرناک ہو جاتا ہے۔ تم اندر جاؤ اور لوگوں کی نظروں سے دور ہی رہنا۔ طاہر نے اپنے کپڑوں میں چپکے ہوئے تنکے جھاڑ دیے اور اندر چلا گیا۔ پڑوس والے گھر سے لوریاں دینے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ طاہر کو فوراً ہی رابعہ یاد آ گئی اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کتنا تڑپ رہا تھا وہ رابعہ کی یاد میں۔ بندشیں نہ ہوتی تو وہ اسی لمحے دیوار پھاند کے پڑوس کے احاطے میں پہنچ جاتا، رابعہ کو بتاتا کہ لڑائی ختم ہو گئی۔ وہ تو اس وقت تک شاید اس بات سے بے خبر ہی رہی ہوگی اور دیکھتا کہ اسے کتنی مسرت حاصل ہوئی ہوتی، لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پہلے ہی کی طرح چوری چھپے رابعہ سے تنہائی میں ملاقات کی صورت نکالنا تھی۔ طاہر نے گھر کے اندر پہنچ کر والدین کو جنگ بندی کی مبارکباد دی تھی کہ اچانک کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں اور پھر پھاٹک کے بڑبڑا جانے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے لیے خشک گھاس رکھنے کی کوٹھڑی میں چھپ جانا ضروری تھا۔ فوراً ہی اس نے کمر سے لٹکتے ہوئے خنجر کے دستے پر ہاتھ رکھ کر بجلی کی سی تیزی سے برآمدے کو پار کیا اور آنے واحد میں خشک سرکنڈوں کے گٹھوں کے درمیان چھپنے کی جگہ تک پہنچ گیا۔ پھاٹک مسلسل زور زور سے بھڑبڑایا جا رہا تھا، مجبوراً کھولنا ہی پڑا۔ گھڑ سوار سپاہی جن کے سروں پر خود تھے، شلواروں کے چوڑے پائنچے جوتوں سے رگڑ کھا رہے تھے اور کاٹھیوں سے کمانیں لٹک رہی تھیں، احاطے میں گھس آئے۔ ان میں سے 2 ایک ہی گھوڑے پر سوار تھے۔ سپاہیوں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں لیکن منہ سے کچھ بھی نہ کہا، جیسے انہیں گھر والوں کی خاک بھی پرواہ نہ رہی ہو۔ دستے دار نے، جس کے خود کی نوک پر سبز کپڑے کی ننھی سی جھنڈی لگی ہوئی تھی، سائبان میں بندھے ہوئے گھوڑے کو دیکھ لیا جس پر کاٹھی نہیں کسی ہوئی تھی۔ اس نے مشکی گھوڑے پر سوار دونوں سپاہیوں کی طرف مڑتے ہوئے کہا، یہ رہا تمہارے لیے گھوڑا۔ حبشی جیسا سیاہ فام گھنی مونچھوں والا نوجوان گھوڑے سے نیچے کود کے سائبان کی طرف لپکا۔ باقی سپاہی اپنے سردار کے اشارے پر گھر کے اندر گھس گئے اور بالکل نئے جیسے نمدے، قالین اور گٹھڑیاں نکال کر احاطے میں ڈھیر کرنے لگے۔ فضل الدین برآمدے کے کھمبے سے ٹیک لگائے بت کی طرح کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پہلے وہ یہ سوچ کر بری طرح سہم گیا تھا کہ سپاہی طاہر کی تلاش میں آئے ہیں، لیکن وہ تو عام لٹیرے نکلے، قابل نفرت اور ذلیل لٹیرے۔ طاہر کے والدین گھبرائے ہوئے خاموش کھڑے تھے۔
फजलुद्दीन के लिए जब्त करना नामुमकिन हो गया तो उसने कहा, अरे दस्तदार साहिब। दस्तदार अपने घोड़े पर सवार इहाते के वस्त में खड़ा हुआ था।